डाउन एंड राउंड एंड राउंड। तो हम सर्कल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल्स में व्हाट इज अ सर्कल, राइट। सो लिखो, आपको ये एरिया पेरीमीटर में भी काम आएगा, जो सर्कल्स के बेसिक्स हम सीखेंगे। तो सर्कल कहते क्या होता है कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, लिखोगे। अ सर्कल इज अ collection of all points equidistant equidistant from a given fixed point, या जिसे बोलते हैं अ पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स। जब हम किसी पॉलीगन की साइड्स को इनफाइनाइट कर देंगे ना, कि बढ़ाते रहेंगे, तो सर्कल बन जाएगा। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि पेंट लेना। पेंट सबके पास सॉफ्टवेयर होता है ना, एमएस पेंट होता है। उसमें आप सर्कल ड्रॉ करते हो और उसको जूम इन करना है। जितना बड़ा करोगे ना, एक पॉइंट पे आके पिक्सल्स विल ब्रेक एंड यू विल सी कि वो हमारे पास जो लाइंस बन रही हैं, इट इज एक्चुअली, मतलब डॉट्स, ऐसे ऐसे लाइंस बनकर ऐसे ऐसे हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल जो होता है मैं दिखा भी दूंगी, इट्स अ कलेक्शन। तो इक्वल डिस्टेंस पर हमने प्लेस किया है फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। तो ये गिवन फिक्स्ड पॉइंट क्या हुआ, सेंटर ऑफ द सर्कल। गिवन फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये बहुत जल्दी चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ बुक्स करानी है मैंने, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवाना अभी इसमें। विल फोकस ऑन अपनी बुक ओनली, बुक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ज्यादा क्वेश्चंस हमें नहीं करने हैं। ठीक होगी बात ये। और जितने ड्यू कोर्स में एक्स्ट्रा होंगे वो मैं सब करवा दूंगी, ठीक है। और जो ये इक्वल डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस का है ना, तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ गई। बुक खोलो सब अपने, थिंक एंड रिफ्लेक्ट ये सब पढ़ना है, बिकॉज इसी से हमारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। देखो, डेफिनेशंस पेज 93 पे दिख रहा आओ। वी टॉक ऑफ मैथमेटिकल शेप्स सच एट सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, एंड वी ऑलवेज assume that figures are drawn on a piece of paper, a two-dimensional plane. ठीक है। तो इसने लिखा है कि देखो यहाँ पे डेफिनेशंस पे आ गया ना, व्हेन वी टॉक ऑफ मैथमेटिकल शेप्स सच एज सर्कल्स, ट्रायंगल्स, तो हम 2D प्लेन की बात कर रहे हैं, और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे सब फिगर्स जो है हम बना रहे हैं। तो सर्कल की डेफिनेशन देखो क्या लिखी है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन। वही लिखा है ना कि इक्वल डिस्टेंस आ गया, और ये सारे पॉइंट्स हमने इकट्ठे किए। क्या किया, मैंने आपको एक सेंटर पॉइंट ओ पे खड़ा कर दिया, और आपको एक ना थ्रेड दे दिया। सो उस थ्रेड या आपको एक रोप पकड़ा दी, और उस रोप को आप बिल्कुल स्ट्रेच करके दूसरे बच्चे को बोलते हो यहां खड़े हो जाओ, या सिंपल सा है। एक पोल लगाते हैं, उस पे भी स्टार्ट टाइंग दुपट्टा, जैसे वो सेल्फी कॉर्नर बनाया जाता है, कुछ बनाया जाता है। तो उस दुपट्टे को टाई करके वी स्ट्रेच इट, और जहां पे वो खत्म होता है वहां पर वी प्लांट अनदर रोप। हम उस रोप को और लगा दें, एक रोप यहाँ लगा दिया, एक पोल यहाँ लगा दिया, और इसको बांध दिया। और ऐसे ही अब क्या किया कि उसी लेंथ का हमने दुपट्टा और ले लिया, एंड वी टाई अनदर, ऐसे ही वी टाई अनदर। तो आप देखोगे परफेक्ट सर्कल हमारे पास बन जाएगा। रिबन की लेंथ लेंगे, सेंटर से अटैच करेंगे, और रिबन को स्ट्रेच कर दो आप, ठीक है। अगर कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यू कैन टेक अ सिंपल थ्रेड। आप एक फिक्स लेंथ का, 5 सेंटीमीटर लेंथ का ना, या फिक्स लेंथ ले लो, उसके थ्रेड्स को कट कर लो। वो राउंड एंड राउंड करके थ्रेड्स को कवर करते हैं ना। एक लेंथ ली, उसको रोल कर दिया, फिर उसको कवर किया, फिर उसको 4 टाइम्स किया, आपके पास इक्वल लेंथ आ जाएगी। उस इक्वल लेंथ को सेंटर पे प्लेस करके यू ड्रॉ, यू स्ट्रेच इट, एक सेंटर पे प्लेस करके ऐसे, फिर उसको इस तरह से, फिर उसको इस तरह से। तो व्हेन यू हैव मल्टीपल थ्रेड्स प्लेस लाइक दिस, तो इनके जो एजेस है ना वो सर्कल फॉर्म करेंगे। तो इनके हमने ये वाले पॉइंट्स को कलेक्ट किए। बात समझ में आई। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स मतलब कि जब हमने ऐसे स्ट्रेच किया थ्रेड को और रखा, तो जो उनके एंड पॉइंट्स थे, एक पॉइंट तो सेंटर पे बंधा हुआ है, तो जो दूसरा एंड पॉइंट था, उन सब पॉइंट्स को सब हमने कलेक्ट किया, तो हमारे पास बन गया जो फिगर बनकर आई ना, उसको हमने नाम दिया सर्कल, ठीक है। द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अच्छा, ये ना वर्ड तुम लोग बच्चे पढ़ रहे हो, तुमसे पहले वाली जनरेशन ने नहीं पढ़, तुम्हारे तुमसे पहले वाली ना 5, 6 या 10 क्लासेस या जो भी होंगी नहीं पढ़ा होगा। But as a ninth class person, I had we have read this term locus, ठीक है। तो जो हमने कलेक्शन किया ना, लोकस बेसिकली होता है पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, बाय पॉइंट्स,
ठीक है, कि किसी पॉइंट को हमने किसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली मूव किया। फॉर एग्जांपल आपने एक बॉल को सर्कुलर शेप में मूव किया है ना, जैसे आप जाते हो, अगर स्विंग्स में जाते हैं तो स्विंग को आप पेंडुलम की तरह मूव कर रहे हो, स्विंग पे जाते हो, या एक सर्कुलर व्हील है तो वो सर्कल में ही मूव करेगी। बात समझ में आई? अच्छा, सबसे अच्छा होता है वो पिन बॉल होती है ना, जहाँ पे वो देयर इज अ बिग बॉल, स्फेरिकल बॉल, और आपको उसको अंदर टाई कर देते हैं एंड यू हैव टू मूव। पता आपकी पोजीशन कैसे होती है, आप ऐसे राउंड राउंड मूव कर रहे हो लेकिन आपको नहीं लगता, ऊपर नीचे आप चल रहे हो, होता है ना ऐसा। तो पाथ ट्रेस होता है कि हमने किसी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ना कुछ चीजों को मूव किया, किसी पॉइंट को मूव किया, तो वो पॉइंट किस पाथ पे चलता है, दैट इज कॉल्ड द लोकस। ठीक है, तो लिखो, द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट satisfy a given condition is also called locus of points that satisfy the condition। ठीक है, तो हम ये लोकस पढ़ेंगे कि हम ये दो कंडीशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी शेप करेगी। ठीक है, यूजिंग दिस टर्म अ सर्कल कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज लोकस ऑफ पॉइंट। तो मैं कलेक्शन इसलिए बोलती थी, वैसे इसकी एक्चुअल डेफिनेशन लोकस ही होती है। अब क्यों मैं बोलती थी कलेक्शन, बिकॉज मैं लोकस बोलती थी और बच्चे मुझे घूर के देखते थे कि क्या बोल दिया मैंने। ठीक है, सो दिस इज लोकस ऑफ पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट देखो वही कहा, सेंटर आ गया, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट इन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। टू टाइम्स, जैसे यहां पर फिगर में बनाया ना, तो इसमें लिख दिया कि ए इज द सेंटर, है ना, all the points on the plane at a distance equal to length of AB from A form a circle with center A, radius equal to AB। ठीक है, तो कहते हैं AB के साथ हमने, रेडियस के साथ हमने सारे सर्कल ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे किए, तो हमारे पास ये सर्कल बन गया। अब मैंने ए से यहाँ पर बी पॉइंट को मार्क किया, ये भी रेडियस है, यहाँ पे सी पॉइंट को मार्क किया, ये भी रेडियस है, यहाँ डी पॉइंट को मार्क किया, ये भी रेडियस है। बात समझ में आ गई? ठीक है ना, और बी एंड सी टू पॉइंट्स है। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ कुछ पैरामीटर्स हम सर्कल के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखो, चलो लिखो, अब ये हमारे पास सर्कल आ गया। इसमें आपकी बुक के हिसाब से सेंटर ए मार्क किया था, फिर हमने कहा कि ये तो बेटा रेडियस है हमारी, ए बी। ठीक है ना, ये तो हमारी रेडियस आ गई। फिर कहते हैं कि मैंने सी एंड डी दो पॉइंट्स और मार्क कर लिए, कि मान लो ये मैंने सी मार्क किया, ये मैंने डी मार्क किया। ठीक है, अच्छा, अगर अब मैं ए और सी को ज्वाइन कर दूं तो ये भी रेडियस होगी, है ना। अगर मैंने ए और सी को ज्वाइन कर दिया तो दैट इज ऑल्सो रेडियस। एंड व्हाट अबाउट ए एंड डी? ठीक है, ए एंड डी दैट इज ऑल्सो रेडियस। क्या सी और डी को आपस में जोड़ सकते हैं एक स्ट्रेट लाइन से? है ना, हमने सी एंड डी पर भी एक पाथ बनाना है, तो कहते हैं ये सी और डी, ये तो सर्कल के सेंटर के साथ इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जो लाइन सेगमेंट होती है। ठीक है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सी डी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या होगी? एक लाइन सेगमेंट है, मतलब दो एंड पॉइंट्स होंगे, और दो एंड पॉइंट्स कहाँ है? सर्कल पर। समझ में आ गई? तो आप इस चीज को कॉर्ड नहीं बोलोगे, मैंने यहां पर ऐसे पी क्यू लाइन ड्रॉ कर दी तो इसको कॉर्ड नहीं बोलोगे। और हाँ, ये चीज मैंने अगर ड्रॉ किया तो ये भी कॉर्ड नहीं होती, इसको अलग नाम देते हैं, 10th में पढ़ोगे। बट हाँ, अगर मैंने इसके एंड पॉइंट्स को सर्कल पे डिफाइन कर दिया तो इस वाली लेंथ को मैं कॉर्ड बोल सकती। ठीक है ना, मतलब आपने एक सर्कुलर व्हील ली, जाइंट व्हील होती है ना, वो हुला हुप होता है, उस पर धागा बांध दो, सेंटर से पास करे नहीं करे, आपने सिर्फ एक एक धागा बांधना है, दूसरे एज पे धागा बांध। समझ में आ गया? तो वो हमारे पास कॉर्ड आ गई। तो जो सर्कल में कितनी कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकती हैं, ऐसे करके कितने ज्यादा आप कनेक्टिंग पॉइंट्स बना सकते हो? इनफाइनाइटली मैनी। लिखो, देर आर इनफाइनाइटली मैनी रेडियाई। सर्कल में कितनी रेडियस है? क्या ये भी रेडियस एक ही है? बहुत सारी रेडियस बन सकती है लेकिन सभी रेडियस इक्वल होगी। ठीक है, और कितनी कॉर्ड्स बन सकती हैं? वो भी बहुत सारी। तो बहुत सारी को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली मेनी। लिखो, इनफाइनाइटली मेनी कॉर्ड्स। ठीक है ना, अब मैंने आपको कहा कि आपने तो वो बेटा हुला हुप ले लिया, आप यहां से ना, ये तो उसका अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो, मैंने अपने अंदाजे से हमने देख लिया कि ये सेंटर है ना, हुला हुप लिया आपने। आप ऐसे रस्सी को बांधना शुरू कर देते हो, ऐसे बांधते हो, इस तरह से बांधते हो, ऐसे बांध रहे हो, मतलब टास्क दे दिया कि कोई भी आएगा, आपके पास थ्रेड है, आपने ऐसे ऐसे बांधना है। तो कोई बच्चा आ रहा है, सभी अपने अपने कॉर्ड्स बना रहे हैं, मैं इसको पी क्यू लिख दूं, इसको एक्स वाई मार्क कर दूं, इसको पी के साथ किसी ने बांधकर जेड ले लिया, तो बहुत सारी कॉर्ड्स बन जाएंगी। अब इनमें से क्या होगा कि कुछ कॉर्ड्स ना सेंटर से पास करेगी, किसी ने कहा मैं सबसे लंबा थ्रेड लगाऊं, है ना,
तो उसने कहा मैं सेंटर से पास करता हूं, जितना मतलब किसी और में नहीं जा रहा। तो वो बढ़ते बढ़ते हम लोग सेंटर से जब पास करते हैं, दैट कॉर्ड इज कॉल्ड द डायामीटर। सो अ कॉर्ड दैट passes थ्रू सेंटर, a chord that passes through center is called the diameter। तो डायमीटर के बारे में और क्या कहा जाता है, पढ़ा कभी? इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं, है ना? सबसे बड़ी कॉर्ड है ये, इससे बड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, कितनी डायमीटर्स बन सकती है सर्कल में? क्या एक बच्चे ने ऐसे बांध दिया वही कर सकता है? और क्या होता है? हाउ मेनी डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन? इनफाइनाइटली मेनी डायमीटर्स। ठीक है, क्योंकि सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सो इनफाइनाइटली मेनी डायामीटर्स कैन बी ड्रॉन। क्योंकि अब हमारे पास नेक्स्ट जो है ना, वो सिमेट्री की बात की जाए। इनफाइनाइटली मेनी डायामीटर्स कैन बी ड्रॉन। अच्छा, सेंटर से तो सर्कल की साइज पे डिपेंड करता है। एक सर्कल पे कितनी डायमीटर्स बना सकते हैं? बताओ। ये सर्कल लिया, तो ये सेंटर है, तूने ऐसे एक थ्रेड बांध दिया, कोई दूसरा बच्चा आएगा ऐसे बांध देगा, तीसरा आएगा ऐसे बांध देगा, चौथा आएगा ऐसे बांध देगा, फिर ऐसे बांध देंगे, फिर ऐसे बांध देंगे, फिर ये बांध देंगे, फिर वो उसके सेंटर में बांधेंगे। कितनी बन सकती है? हाँ, कि बहुत सारी बन सकती है। काउंट थोड़ी करोगे कि चार बन गई बस खत्म। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं? लेंथ एक है, लेकिन ड्रॉ तुम कहोगे कि मैंने तो ऐसे ड्रॉ कर ली, तो मैं कहूंगी क्या ऐसे ही बन सकती है? मैंने कहा ये डायमीटर है बेटा। सेंटर कितना है इसके पास? नहीं, इनफाइनाइटली कहते हैं, क्योंकि हमें इसका काउंट ही नहीं है। आप इसे काउंट नहीं कर सकते। मैंने होता है कि आप स्टिल यू कैन काउंट, बट कैन यू काउंट हियर हाउ मेनी डायमीटर्स फॉर अ वन पर्टिकुलर सर्कल? कि किसी बच्चे ने ए बी ड्रॉ करके मेरे पास आ गया, तो मैं कहूँ ठीक है, लेकिन कल तुमने ऐसे ड्रॉ कर लिया तो मैं तुम्हारा गलत करके आऊं? आप मानोगे ये? ठीक है, आपको मैंने सर्कल दिया, आप उसे जैसे मर्जी फोल्ड करो। आपको ऐसे पकड़ा, आपने ऐसे फोल्ड किया, किसी ने उसको ऐसे घुमा दिया, यू फोल्ड इट वर्टिकली, कोई उसे हॉरिजॉन्टल फोल्ड दे देता है, कोई उसे स्लांट में फोल्ड दे देगा। तो सर्कल में वी कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी डायमीटर्स, नॉट अ सिंगल डायमीटर। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी तुम्हारा सही है तुम्हारा गलत है, दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों ही डायमीटर्स। ठीक है। अगर किसी ने रेडियस बनाने को कहा है, पता क्या होता है, क्वेश्चन में तुम्हें कहा है ड्रॉ रेडियस ऑफ द सर्कल, तो कोई बच्चा आता है वो कहता है चलो मैं तो ऐसे कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, आई ड्रॉ दिस सर्कल एंड देन रेडियस ड्रॉ करनी है तो वो ऐसे बनाकर ला गया, कोई बच्चा ये बनाकर ले आया, कोई बच्चा ऐसे बनाकर शो कर देता है ना? तो अगर किसी ने ऐसे शो कर दी तो मैं उसे मना कर दूं, नहीं नहीं ऐसे नहीं बनानी। आप क्या कहोगे, मैम अभी तो बना लिए, नाउ बाय इट इज रॉन्ग, क्यों गलत है, क्यों नहीं ये बना सकते, ये रेडियस क्यों नहीं है? समझ में आ गई ना बात? एक रेडियस नहीं है, बहुत सारी रेडियस है, रेडियस की लेंथ सेम है। ठीक है, एक डायमीटर नहीं है, बहुत सारी डायमीटर्स है, लेकिन डायमीटर की लेंथ सेम है। तो ये हम कहते हैं डायमीटर। अच्छा बच्चों ये भी लिख लो, डायमीटर इज इक्वल टू 2r। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। और डायमीटर ना एक स्ट्रेट लाइन होती है। मैं पता क्यों बोल रही हूँ, ये ना कभी कभी कंफ्यूजन आती है बच्चों को। देखो, हमने एक सर्कल लिया, ठीक है, एंड आई ड्रॉ वन डायामीटर ऑफ दिस सर्कल। तो मान लो मैंने ये डायमीटर ड्रॉ की, ठीक है। कैसे मैं बताऊंगी, मैं इसको ना सेंटर पॉइंट दिखा दूंगी कि ये पॉइंट क्यू है या पॉइंट ओ है। जनरली ना सेंटर ऑफ सर्कल पॉइंट ओ लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने एक इस तरह से भी ड्रॉ कर दिया, ये सी, ठीक है, और ये डी। चलो ये भी पॉइंट्स मार्क कर दिए, ये ओ सी और ओ डी। अच्छा, इस पिक्चर में मुझे आपको बताना है हाउ मेनी रेडियस आर देयर, हाउ मेनी रेडियाई आर देयर। आप कितनी काउंट करोगे, कितनी रेडियाई है? बताओ बच्चों, इन दिस फिगर हाउ मेनी रेडियाई आर देयर? विल यू से 1 2 3 4, है ना? अच्छा, हाउ मेनी डायामीटर्स आर देयर? 1। अब क्या होता है कि समटाइम्स आई से कि ये ओसी और ओडी को भी ऐड किया तो भी ये क्या बन रहा है, 2r। तो विल आई से कि दिस इज ऑल्सो द डायामीटर, क्योंकि डायमीटर मैं तुम्हें कह रही हूँ 2r के इक्वल है। लेकिन क्या आप यहां से ओसी और ओडी को भी बोल दोगे कि डायमीटर है? ये भी तो सम 2r बन रहा है। नहीं बोलोगे ना, क्योंकि डायमीटर के लिए कंडीशन क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स। डायमीटर के लिए कंडीशन है, याद है ना, कोलिनियर पॉइंट्स किए थे, AO प्लस OB इज इक्वल टू AB। तो यहां पर OC प्लस DO विल नॉट बी इक्वल टू CD।
समझ में आ गई बात? स्ट्रेट लाइन तभी बनेगी व्हेन ए ओ प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला किया था ना ये हमने। बात समझ में आ गई? तो ये चीज हमने बेसिक याद रखनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सिमेट्रीज ऑफ अ सर्कल। खोलो बुक अपनी। सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि किसी चीज को ना हम घुमाकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू गिव मी अ बुक लाइक दिस। आप मुझे बुक कैसे पकड़ाते हो? मैं क्या करूंगी, उसे स्ट्रेट लूंगी एंड देन आई ओपन। ठीक है। अब समटाइम्स ना किसी रजिस्टर में फ्रंट बैक नहीं होता। किसी किसी रजिस्टर का, किसी बुक का फ्रंट बैक सेम होता है बिल्कुल। कोई स्टिकर नहीं लगा हुआ, नथिंग, कोई कवर पेज नहीं है, ब्राउन पेपर से आपने किया है। तो इफ समबडी गिव्स यू बुक लाइक दिस, आप ऐसे ओपन करते हो एंड देन नहीं निकल। ठीक है। तो ये होती है रोटेशनल सिमेट्री, कि किस पॉइंट के बाद, कितना रोटेट करने के बाद वो सेम तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो कहते हैं सर्कल में कितनी रोटेशनल सिमेट्रीज हैं, लिखो कि अगर हमने किसी भी फिगर को रोटेट किया किसी भी एंगल पर, तो क्या मुझे वो सेम फिगर दिखेगी? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये रेक्टेंगल ले रही हूं, इसको मैंने रोटेट किया कुछ यहां पर लेकर आ गई, तो ये आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो ये और ये सेम नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सेम फिगर नहीं दिख रही, अब हमें कुछ और दिख रहा है। फिर मैंने इसे रोटेट किया, तब आप इसको घुमाकर ऐसे लेकर आओगे, पूरा घुमाकर, तभी आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल इक्वल है। ऐसे ही हम लोग मेजर करते हैं कि सेम बना कि नहीं बना। तो कहते हैं सर्कल में क्या होता है, हाउ मेनी सिमिट्रीज आर देयर, हाउ मेनी रोटेशनल सिमिट्रीज आर देयर। तो लिखो रोटेशनल सिमिट्रीज इन अ सर्कल। तो ये होती है बहुत सारी, इनफाइनाइटली मेनी। देखो पढ़ा हुआ है ना, देखो। what makes a circle so appealing is that they are perfectly asymmetrical, perfectly symmetrical। जैसे व्हील ऑफ अ व्हीकल देखोगे, हर एक पॉइंट पर वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है ना। अगर आपने स्क्वायर को प्लेस किया, इसको टिल्ट कर दिया, तो अब ये पूरा ग्राउंड को टच नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसे कर दिया तो अब ये पूरा ग्राउंड को टच नहीं कर रहा, लेकिन जब उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल इस तरह से होगी तब वो ग्राउंड को टच करेगा। ठीक है ना। तो स्क्वायर भी परफेक्टली ऐसा नहीं होता, लेकिन सर्कल होता है। when you look at the wheel again after some time you see, है ना, there is no way we see, we say circle has complete rotational symmetry। इस वर्ड को याद कर लो। we say, अंडरलाइन कर लो, देखो। we say circle has complete rotational symmetry। rotated by any angle it looks exactly the same। जितना मर्जी उसे राउंड राउंड कर लो, इट लुक्स एग्जैक्टली, बैंगल डालते हो, जितना मर्जी घुमा लो, इट इज द सेम। ठीक है। अब ऐसे ही एक होती है रोटेशनल सिमेट्री और एक होती है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन। सो सर्कल में लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इज, लिखो, डायमीटर। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन इन अ सर्कल इज द डायमीटर। ठीक है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, मैंने आपको मिड पॉइंट दिखाया था ना, जब एक्स एक्सिस पर हम लोग, याद है ये किया था? चलो रिवाइज भी हो जाएगा, है ना, तुम्हें बोरिंग भी नहीं लगेगा। ये हमारे पास एक्स आई एक्सिस है, ये पॉइंट है यहाँ पर। क्या हो गया, 3,2 हो गया ये पॉइंट। मैं कहती हूँ इसको एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करो। तुमने कहा अच्छा एक्स एक्सिस यहाँ पे मिरर है ना, ये वाली होगी। अब क्या करोगे, बिल्कुल नीचे जाओगे, कहाँ रुकोगे? एक्स तो 3 रहा, वाई क्या हो गया, -2। नाउ कैन यू से दिस पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर है इज द मिड पॉइंट। ये मैंने ए लिया, ये बी लिया, सी। ए इज द ऑब्जेक्ट, बी इज द रिफ्लेक्शन, सी इज द रिफ्लेक्शन, बी इज द मिरर। तो जो ये पॉइंट बी है ये मिड पॉइंट है ना? समझ में आ रहा है ना? रिफ्लेक्शन भी हमने कर ली, पॉइंट बी मिड पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि मिड द मिरर लाइन, लिखो, ये आप साइंस में भी पढ़ते होगे। मिरर लाइन इज द मिड पॉइंट, मिड वे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन। कल कोई तुमसे पूछे ना कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुई सर्कल में, मैंने तो आपको कह दिया लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन डायमीटर है। कल आपसे पूछता है कोई कि लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, इसका मतलब क्या है? कि अगर आप उस सर्कल को फोल्ड कर लोगे ना, वो एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा, कि इधर इस तरफ का सर्कल उस तरह का सर्कल बिल्कुल सेम दिख रहा है। समझ में आ गई बात है? ठीक है ना।
सो द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। लास्ट देखो लाइन लिखो, ऑल डायमीटर्स और लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये याद कर लो, 1 मार्क में, आपके एमसीक्यूज में, प्लस कहीं ना कहीं असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे। ऑल डायमीटर्स आर लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। थिंक एंड रिफ्लेक्ट करें आप। व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर? रोटेटेड बाय एनी एंगल, it looks exactly the same, है ना? What are rotational symmetries of a square? सॉरी, सर्कल नहीं कहा होगा। अच्छा, रोटेशनल सिमेट्री स्क्वायर की कितनी होगी? चलो ये क्वेश्चन भी आ गया। कभी किया है तुमने ये छोटी वाली क्लासेस में भी जो समझा रही थी? हाउ मेनी रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ अ स्क्वायर लिखो। स्क्वायर तुम्हें कब अलाइंड, मतलब सिंपल सी बात है, मैंने स्क्वायर यहां पर ना ऐसे बॉक्स बना दिया और तुम्हें एक और स्क्वायर दे दिया। ठीक है, ये लो मैंने ऐसे एक और स्क्वायर बना दिया। अब मैं क्या करती हूं, इस वाले स्क्वायर को उठाकर आई प्लेस इट हियर। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट कर दूं। मान लो ए बी सी डी था, इसका मतलब है इफ आई मेक इट ए बी सी डी। ठीक है, और ये भी है ए बी सी एंड डी। तुमने कहा ए के साथ ए मैच करो, बी के साथ बी मैच करो, सी के साथ सी और डी के साथ डी। आज समझ में आ गई? तो एक बार मैच किया। अब अगर मैं तुम्हें ए को यहां लिख दूं, ए यहां लिख दूं, बी यहां लिख दूं, सी यहां लिख दूं, डी, अब ए के साथ ए मैच करना है तो तुम्हें घुमाना पड़ेगा। ठीक है, कितना घुमाओगे, कितना रोटेशन दोगे उसको? 1 टाइम। 1 टाइम का मतलब 90 डिग्री का रोटेशन होगा। ठीक है, तो उसने वही पूछा है, एक स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है? तो क्या होगा, 4 रोटेशनल सिमेट्री होती है। और क्या होती है, कितने एंगल पे होती है? 90 डिग्री। ठीक है, लिखो, एंगल बताना होता है ना। रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। How many lines of reflection symmetry are there? Four. ऐसे स्क्वायर में नहीं इनफाइनाइट होगी ना, देख। ये वाला तुम लोग ऐसे मूव करोगे तब हो जाएगा, ये वाला मूव करोगे ऐसे हो जाएगा, इसके ऊपर नीचे सेम दिखेगा, इसके ऊपर नीचे सेम दिखेगा। सो हाउ मेनी लाइंस आर देयर? 4 लाइंस ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री आर देयर। मुझे सबसे गंदा टॉपिक लगता है जब सिमेट्री निकालनी होती है ना, क्योंकि आप समझ जाते हो, आपको समझाना बड़ा मुश्किल होता है ये चीज। मतलब आप जिस लाइन के आसपास देख रहे हो ना, आपका स्क्वायर बिल्कुल सेम है। सबसे अच्छा पीस ऑफ पेपर लोगे, उसे फोल्ड करोगे, डायगोनल में फोल्ड करोगे तो बिल्कुल कॉर्नर से कॉर्नर मैच करता है ना? करता है कि नहीं करता? A4 साइज का पेपर लेते हो एंड यू मैच इट, रेक्टेंगल में यू मैच इट, ऐसे मैच करता है? वो नहीं करता। अब इस A4 साइज के पेपर को आपको स्क्वायर बनाना है, तो याद है ना ये हम एक्सरसाइज करते थे, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ये एक्स्ट्रा पेपर निकाल दिया, करते थे ना ये। अब एक्स्ट्रा पेपर निकालने के बाद जो आपके पास फिगर बची वो क्या है? स्क्वायर। नाउ यू ज्वाइन इट, कॉर्नर से कॉर्नर मैच करता है, परफेक्ट। बना देते ना ऑरिगेमी पीसेस इससे, याद है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही हम इधर से भी कर सकते हैं, इसको हाफ भी कर सकते हैं, और इसको इस तरह से वर्टिकली हाफ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाती है 4 लाइंस ऑफ रोटेशनल रिफ्लेक्शन सिमेट्री आर देयर। ठीक है, व्हाट अबाउट अ रेगुलर पेंटागन? व्हाट अबाउट अ रेगुलर हेक्सागन? कहते हैं रेगुलर पेंटागन में कितनी रोटेशनल सिमेट्रीज हैं? ठीक है, तो कितनी होंगी? 5। जितनी साइड्स है उतनी। ठीक है, और एंगल कितना होगा? चलो आ जाओ फॉर अ रेगुलर पेंटागन, इसमें है, ये हुआ ना एक रेगुलर पेंटागन। ठीक है, तो आप 5 बार इसको घुमा सकते हो। सो हाउ मेनी लाइंस, रोटेशनल सिमेट्रीज कितनी हो सकती है? 5 टाइम्स हो सकती है। टोटल 360 डिग्री का एंगल डिवाइड बाय 5। हर बार इतना ही से टर्न करोगे, जो क्या होता है? 72 डिग्री फॉर अ पेंटागन। इसमें रिफ्लेक्शन
सिमेट्री कितनी होगी? हाँ, एक ही होगी ना। रिफ्लेक्शन सिमेट्री इज वन। देखो ना, यहां पर आपने फोल्ड किया और उसके आसपास आपको सेम लग रहा है। समझ में आ गया? अब ड्रॉ करें हेक्सागन। अच्छा, ये रेगुलर नहीं है। रेगुलर फिगर कौन सी होती है बताया आपको? कौन सी होती है रेगुलर फिगर? ऑल साइड्स ऑल एंगल्स इक्वल, है ना। तो ये रेगुलर पेंटागन मान लेते हैं, सारी साइड्स इक्वल है। इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी? 6 टाइम्स इसको घुमा सकते हैं, फिर से अपनी साइड पर आ जाएगा, है ना। तो 360/6 ये है हमारा रोटेशनल सिमेट्री का एंगल। रोटेशनल सिमेट्री का एंगल क्या हो जाएगा? 360/6 विच इज 60 डिग्रीज। तो किसी भी पेंटागन, रेगुलर पॉलीगन का रोटेशनल सिमेट्री निकालना होगा तो क्या करना है? 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। अब इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है देखो। एक तो ये हो गई, और एक ऐसे आ जाएगी। देखो ना, ये दो साइड्स ली, और नहीं, यहां पर 3 साइड्स है और यहां पर 3 साइड्स है। अब अगर हमने इसको लेना है पॉइंट को, तो यहाँ 3 साइड्स, इसको और इसको जोड़ दूंगे, और यहाँ 3 साइड्स, तो एक ये हो गई, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेंटागन ड्रॉ करो सब। चलो मैं इसको दोबारा से, हाँ, बना रही हूँ इसको दोबारा से बनाकर दिखा रही हूँ। देखो बच्चों, क्या करना है, पेंटागन ड्रॉ करो। ये रहा तुम्हारा पेंटागन, उसको नाम दो। ठीक है, ये तो हमारा ये 6 साइडेड पेंटागन ड्रॉ हो गया। फिर हमने इसको नाम दिया ABCDEF। अब तुम बता रहे हो कि रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, तो तुमने एफ और सी को इकट्ठा जोड़ दिया, स्ट्रेट लाइंस। समझ में आ गया बच्चों? एफ और सी को हमने इकट्ठा जोड़ दिया। अब एफ के इधर इस वाली तरफ भी, एफ सी के यहां पर अगर आप चेक करते हो तो 1 2 3 साइड्स हैं। ऐसे ही यहां पर भी 1 2 3 साइड्स हैं। तो रोटेशनल सिमेट्री होगी ना, परफेक्ट एज टू एज फोल्ड होगा, कि जब इसको फोल्ड करोगे ई और ए कंबाइन करेगा, डी और बी कंबाइन कर जाएगा, है ना। तो ये हुई हमारी फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब हमें 3 साइड्स एक रखनी है, 3 साइड्स एक जगह रखनी है। तो अगर मान लो मैंने यहां से स्टार्ट किया ई से, तो 1 2 3 मैं बी तक पहुंचूंगी, तो ये सेकेंड लाइन ये आ गई बेटा। थर्ड लाइन कहां से आएगी? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम डी, तो 1 2 3 छोड़कर मैं यहां। सो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आर देयर? बिल्कुल सेंटर से वो देख सेंटर। नहीं ऐसा। हाँ, एक बिल्कुल सेंटर से। हाँ, फिर तो कैसे भी जाएंगी, और एक यहाँ से भी जाएगी, है ना। और जा सकती है, हर एक सेंटर से निकाल ली, तो 1 2 3 कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 लाइन्स। नेक्स्ट आ जाओ, बड़ा इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट्स? जब ये क्वेश्चन आता था ना 9th में, तो मुश्किल होता है। बताओ, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। 10 सेंटीमीटर लिखो, 5 यूनिट्स का है तो 10 यूनिट्स होगा, इट इज द डायामीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10th वाले बच्चे ना, जान निकल जाती है उनकी याद करते हुए, बिकॉज कोऑर्डिनेट में बहुत बार यूज होता है और ये आपको सिखाया जा रहा है। कहते हैं कि हमें पता है कि अगर हम एक लोकस फाइंड करेंगे फ्रॉम अ सेंटर, फ्रॉम अ गिवन सेंटर एंड फिक्स्ड डिस्टेंस, तो सर्कल बनेगा। तो कहते हैं क्या हुआ है, अब देखो, व्हाट कैन वी से अबाउट लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से हमने इक्वल डिस्टेंस पर किसी एक पॉइंट को ले लिया, सी पॉइंट, तो उसका लोकस क्या होगा? ठीक है, तो लिखो, ये आगे हमें ड्रॉ भी करना है।
locus of all points equidistant from two given points. ये ए एंड बी तो गिवन पॉइंट्स है क्योंकि ये फिक्स है, सी पॉइंट मूविंग है, और इसका लोकस निकालते हैं। पॉइंट सी होता है मूविंग वाला, ठीक है। तो इज द, लिखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। चलो, अब बहुत अच्छी वाली लाइन है ये, हम बहुत अच्छे से दिखाते थे। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन? समझ में आ गया इतना सबको? बहुत बेसिक्स है ये, आपको ना एमसीक्यूज में ही आएंगे। ये वाला तो हमारा कंस्ट्रक्शन है, ये अब हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे आगे, ठीक है। लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन फिक्स पॉइंट्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास आता है। करूँ रेज इसमें? सबने लिख लिया? ठीक है ना बच्चों? अब क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक पॉइंट है, कहते हैं इस पॉइंट से पास करते हुए सर्कल ड्रॉ करो। एक सिंगल पॉइंट है, इसे पास करता हुआ सर्कल बनाओ। मैंने बना दिया ये, है ना? क्या यही बनेगा और कोई बन सकता है? इससे पास करते हुए मैंने ऐसे एक और सर्कल बना दिया, इससे पास करता हुआ मैंने एक और सर्कल बना दिया। तो हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू वन सिंगल पॉइंट? हाँ लिखो, देयर आर मेनी सर्कल्स, जो उसको बोलते हो, तो उसको हम मैथ्स में बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स पास थ्रू वन पॉइंट। इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स पास थ्रू वन पॉइंट। और ऐसे अगर दो पॉइंट्स ले, इफ आई टेक टू पॉइंट्स, हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स? ठीक है, तो इसके लिए भी हम ये चीज ड्रॉ करते हैं। ये लिया, मान लो मैंने कहा ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इससे पास करता हुआ सर्कल बनाना है, ठीक है। तो मैंने ये सर्कल लिया, हो गया, ठीक है। चलो, एक और सर्कल ड्रॉ कर ले, बड़ा सा थोड़ा सा। और इफ आई जस्ट लाइक दिस वन, तो कभी ना कभी तो ये पास करेगा। तो क्या होगा? टू पॉइंट्स का मतलब है हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन? इनफाइनाइटली मेनी। अब आएंगे पते की बात पर। इनफाइनाइटली मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। अब आते हैं थ्री पॉइंट्स पर, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक अब ये, देखो ये आ गया थ्री पॉइंट्स। अच्छा, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर हो, तब क्या करेंगे, है ना? कोलिनियर क्या होता है? एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तीनों के तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। कहते हैं ऐसा करो, आप एक लाइन ड्रॉ करो। सोचो अब सारे अपने अपनी तरफ से। हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, ठीक है, उस पर तीन पॉइंट्स मार्क कर लिए, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। कोशिश करो भी एक सर्कल इन तीनों से पास कर जाए। कर सकता है? तीनों से साइमल्टेनियसली? बीच वाला हमेशा रह जाएगा, या एबी से या एसी से या बीसी से बना सकते हो, लेकिन एबीसी तीनों से। तो इस केस में हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन? बड़ा हो गया था, इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी। अब आ गया ना नो सर्कल, कि तीन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, कोई सर्कल नहीं बन सकता तीनों से पास करते हुए। अब आते हैं, हमारा सबसे अच्छा वाला टॉपिक है थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि मैंने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, ठीक है ना, तीन नॉन कोलिनियर, इनसे पास करते हुए कितने सर्कल बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर आता है कि वन एंड ओनली वन सर्कल, लिखो, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। कल सब अपने ना स्क्वायर कंपास बॉक्स लेकर आना साथ में, बहुत जरूरी है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन करनी है हमने। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा बच्चों, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देती हूँ,
तीनों पॉइंट्स को अलग अलग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ट्राइंगल बनता है ना। और मैं कह रही हूँ कि इस ट्राइंगल के पास और ऐसे एक सर्कल भी होगा कि ए बी सी तीनों ना किसी एक सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना होता है, तो मैं कुछ इस तरह से बना दूं बच्चों। ये अब जो ये सर्कल है ना, ट्राइंगल के बाहर है ट्राइंगल के अंदर है? बताओ। ट्राइंगल के बाहर है ट्राइंगल के अंदर है? तो जो सर्कल ट्राइंगल के बाहर होता है ना, ट्राइंगल उसके अंदर है ना। तो ट्राइंगल से सर्कल बाहर है, तो इसको बोलते हैं सरकम सर्कल। पूरी एट्थ नाइन्थ निकल टेंथ निकल जाती है बच्चे को ये समझने के लिए। तुम लोग को बेसिक समझा रहे हैं। नाइन्थ में कभी बात नहीं करते, टेंथ में कहते हैं रट्टे मारो क्वेश्चन सॉल्व करो। सो सरकम सर्कल बोलते हैं कि हर एक ट्राइंगल का ना एक सरकम सर्कल होता है। देखो, एवरी ट्राइंगल हैज वन सरकम सर्कल। अब इस चीज को ना प्रूव करना है कि इससे एक ही सर्कल बनेगा। ठीक है, चलो पहले थिंक एंड रिफ्लेक्ट। हाँ, सब में होता है ऑप्टिव्स। हर ट्राइंगल जो मर्जी ले आओ उसका सर्कम सर्कल बनाए। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में आ जाओ। हाउ मेनी सर्कल्स पास थ्रू टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन? Infinitely many. Are there circles of all possible radii passing through A and B? Yes. What is the radius of the smallest circle passing through A and B? चलो ये वाला क्वेश्चन करना है बेटा, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। देखो इधर आओ। ये हमारे पास एक सर्कल, एक दो पॉइंट्स गिवन है ए एंड बी। ठीक है ना, ये ए है और ये बी। ठीक है, अब इस ए बी से पास करते हुए ना तुम्हें सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कहते आर देयर सर्कल्स ऑफ ऑल पॉसिबल रेडियाई पासिंग थ्रू ए एंड बी? ए एंड बी से पास करते हुए तो जितने मर्जी सर्कल्स बना लो, छोटी बड़ी रेडियस कर दो, सब हो जाएगी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू ए एंड बी? तो ए एंड बी से पास करते हुए सर्कल की सबसे छोटी रेडियस क्या हो सकती है और सबसे लार्जेस्ट रेडियस क्या है? सबसे छोटी रेडियस कब होगी? जब ये बन जाएगा डायामीटर। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट radius of the smallest circle passing through AB is equal to half of AB. ठीक, and what is the radius of the largest circle? हम्म, क्या बोल रहे हो? ए बी से पास करना है, जब ए को सेंटर ले लिया तब ए से पास नहीं करेगा ना, दैट पास थ्रू ए बी। तो इसमें आपका फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इसको कैसे समझाऊंगा? सेंटर कुछ और होगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट सर्कल होगा जब ये डिस्टेंस फार्दर होता रहे। तो ए बी से पास करते हुए मतलब ए बी आपकी कॉर्ड बन रही है और जितनी छोटी बन सकती है उतनी हो सकती है। तो इसका मतलब ये जितना रेडियस होगा ना, ये नीचे जाता जाएगा। सर्कल ये बन गया ना, ये ए बी आ गया, इसको बड़ा करना है। ठीक है, तो सर्कल बड़ा करना है तो ये कॉर्ड छोटी होती रहेगी। जब ये ए एंड बी मर्ज कर जाएंगे, है ना, एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, सो इक्वल टू ए बी होगा। लार्जेस्ट सर्कल दैट पास थ्रू ए बी इज ए बी।
व्हेन ए एंड बी कोइंसाइड, लिखोगे व्हेन ए एंड बी कोइंसाइड। समझ में आ गया? इसको छोटा मतलब रेडियस आपकी जो कॉर्ड है वो छोटी होती रहेगी, जितना छोटा कर सकते हो उतना रेडियस बड़ा होता रहेगा, ठीक है ना? तो बेसिकली आपको इसका जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है तो आपने उसको बड़ा करते जाना है। तो वही होगा, चलो दिस विल सी। वैसे तो इसमें कुछ और नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट कोइंसाइड भी अगर हम ना ले, हमने ए एंड बी को इकट्ठा ही कर लिया, जितना छोटा होता रहेगा, है ना? नहीं, मैं इसको ना दोबारा से आपको ना समझाती हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि ये ना डिस्टेंस फ्रॉम द आएगा जो नेक्स्ट आ रहा है, लिखो। हे भगवान, कितना ज्यादा समझ। As you move away from line segment AB along its perpendicular bisector, do the radii of the circles containing AB increase or decrease? ये आ जाओ, तुम कैसे समझोगे यार? तो पहले सर्कल समझाओ। सीरियसली ये चीजें होती है जब तुम ना सब सर्कल्स के बारे में पढ़ चुके हो थ्योरेटिकली, उसके बाद तुम्हें फिजिकल मतलब एक्चुअल फिगर्स दिखाते हैं। देखो ये सर्कल बना, ठीक है ना? अब इसमें बेसिक क्या है कि अगर मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ की, लिखो फटाफट से, देखो। अब हुआ क्या था, जब हमने ए बी को कॉर्ड बनाया, ठीक है, ये देखो, समझ में आ गया ना? अब ये सेंटर था यहां पर, मान लो ओ। ए बी जो है ना, वो सेंटर से इतनी दूरी पर है। समझ में आ गया? अगर इस ए बी को थोड़ा नीचे ले जाएंगे, उस सेंटर से थोड़ी और दूरी पे आ जाएगी। इसको और नीचे ले जाओगे, वो और दूर हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे जैसे हम कॉर्ड को सेंटर के पास लाते हैं ना, उसका डिस्टेंस कम होता रहता है, उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। बात समझ में आ गई? सो लिखो, एज द कॉर्ड मूव्स टूवर्ड्स द सेंटर, हमारी मैथ्स ना बहुत थ्योरेटिकल होगी, इट्स लेंथ कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, जिसे हम बोलते हैं लॉन्गर द कॉर्ड, लिखो लॉन्गर द कॉर्ड, longer the cord, closer it will be to the center. Longer cords are closer to the center. ठीक है? Longer cords are closer to the center. तभी जब वो सेंटर से पास की तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड बन गई, और जितना उसको सेंटर से दूर करते रहोगे उतना उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा उतनी उसकी लेंथ कम होती रहेगी। बात समझ में आ गई? जितना इस ए बी को हमने सेंटर से दूर किया, उतनी इसकी लेंथ जो है वो कम होने लग गई। समझ में आ गया? तो लिखा है, एज यू मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट ए बी अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डू द रेडियाई ऑफ द सर्कल्स कंटेनिंग ए बी इंक्रीज और डिक्रीज। आप ए बी सेगमेंट से दूर जा रहे हो अलोंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है? यहां से बढ़ रहे हो, मतलब ये हमने लाइन सेगमेंट ए बी ली, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, आप यहां पर हो, आप यहां ए और बी से दूर जाते जा रहे हो। बात समझ में आ गई? ठीक है। डू द रेडियाई ऑफ सर्कल्स कंटेनिंग ए एंड बी इंक्रीज और डिक्रीज। अब सेंटर ये हो गया, तो रेडियस बढ़ जाएगी, जितना दूर जाते रहोगे रेडियस क्या होगी, उतनी बड़ी होती रहेगी, ठीक है? एज यू गो along द perpendicular bisector, will the circle drawn from that point through a and b, नहीं, मूव अवे फ्रॉम द लाइन सेगमेंट ए बी, थर्ड वाले ही करना था ना, along its perpendicular bisector, मतलब पहले तुम वन पर हो,
A1 मान लो ये P1 पर हो, फिर तुम P2 पर आ गए तो रेडियस बढ़ गई, AP1 इज लेस देन AP2। फिर तुम P3 पर आए तो फिर AP3 रेडियस फिर बढ़ गई, फिर P4 पर आ गए रेडियस फिर बढ़ गई, फिर P5 पर आ गए रेडियस फिर बढ़ गई, ऐसे ही P6 पर आ गए रेडियस फिर बढ़ गई। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि एज यू गो अलोंग द मूव अवे फ्रॉम द लाइन सेगमेंट AB along its perpendicular bisector, so radii of the circles will increase। लिखो, radii of the circles containing A and B will increase। क्या चीज है? will increase। ठीक है, एक बार इसको देख लो अगर देखना है। आई विल टेक दिस, देख लिख लिया। मैं ना ये लाइन सेगमेंट लेती हूँ, ये रहा लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, यहां से ये ली A और ये लिया B। इसका मिड पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये वाला आ गया। ठीक है, और यहां से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। मैं आपको ये ड्रॉ करना नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब तुम यहां खड़े हो, तुमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जो A और B से पास हो रहा है, AB डायामीटर है। ठीक है, सो वी ड्रॉ अ सर्कल, लिखो, विद AB एज डायामीटर। तो जो पॉइंट M है वो मिड पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, है ना? तो ये सबसे छोटा सर्कल बन सकता है। समझ में आ गया? सबसे छोटा सर्कल ये बन सकता है, M एज सेंटर, सबसे छोटा सर्कल बना विद M एज द सेंटर, A एंड B, AM एंड BM एज द रेडियाई, या AB एज द डायामीटर, वो सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब लार्जेस्ट बनाना है, तो लार्जेस्ट के लिए क्या है, तुम यहाँ रस्सी लेके खड़े हो, है ना, इलास्टिक वाली। तुम अब यहां पहुंच गए, अब तुम्हारी रेडियस बढ़ गई, अब सेंटर M1 हो गया। उसके बाद यहां आ गए, सेंटर M2 हो गया, ये तो और बढ़ गया। फिर यहां पर आ गए, ये तो और बढ़ गया। बात समझ में आ गई? सो एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेगमेंट AB, इस सेगमेंट AB से दूर जाना है, जाना इसी पाथ पर है पर दूर जाना है, तो लेंथ जो है रेडियस की वो बढ़ती जाएगी। समझ में आ गया ना? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कर दिया ना, लार्जेस्ट सर्कल, कि आपको बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से दूर जाते जाना है, तो लेंथ ऑफ द रेडियस विल इंक्रीज इन थर्ड केस। ठीक है, तो एज यू गो लॉन्ग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, विल द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट थ्रू A एंड B appear more curved or less curved? सर्कल का कर्व तो हर जगह सेम ही होता है ना? जितना मर्जी दूर जाते रहो, सर्कल का कर्व तो सेम ही रहेगा। यहां से यहां पर लेस कर्व आना शुरू हो जाएगा, मतलब मान लो मैंने ये सेंटर रखा, मुझे ये रेडियस चाहिए, ठीक है ना? अब मैं इस चीज को घुमा रही हूं तो यहां पर ज्यादा कर्व आएगा, AB जो एज अ कॉर्ड है वो छोटी हो जाएगी, है ना? कर्व तो सेम ही रहता है। फिगर में देखो, AB आपके पास है, यू मूव अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपको सर्कल कम कर्व लग रहा है, लेस कर्व कर रहा है? फ्रॉम दैट पॉइंट टू A and B will appear more curved or less curved? Same, सेम ही होगा। but not circle. समय सर्कल नहीं होगा, कर्व कम नहीं होगा, अदरवाइज उसका पोर्शन छोटा होता रहेगा। बस ये होगा कि जिसमें बाउंडेशन में है ना, इसका पोर्शन छोटा होता रहेगा, ये ऐसे आती रहे, सर्कल की रेडियस बढ़ गई तो ये कम होता रहा, तो ये जरूर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यू आर गिवन 2 points A and B on a plane, how many squares can you draw on the same plane with A and B on the boundary? अच्छा चलो जी, A and B आपको दिया है, कितने स्क्वायर्स बना सकते हो? A B बाउंड्री पे रखना है,
इनफाइनाइट कैसे? एक ऐसे बनेगा, एक इसके ऊपर बन गया, और कैसे बना सकते हो? मैंने तुम्हें कोई भी दो पॉइंट्स दे दिए, ए और बी, और इनसे कहा है स्क्वायर बनाओ। तो एक ऐसे बनाओगे, एक ऐसे बनाओगे, बस दो। नहीं, इसको डायमीटर भी बना देते हैं। 330 उसने की। चल मैं बताती हूँ। मैंने क्यों? हाँ, मैंने क्यों?